बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के लिए 2000 से ज्यादा पद निकाले गए हैं और इसकी परीक्षा दिसंबर के महीने में होनी है। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, लिहाजा उनके लिए ये जानना आवश्यक है कि उन्हें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। जो लोग पीटी की परीक्षा पास कर लेंगे, मेंस में उनका फोकस किन सब्जेक्ट पे होना चाहिए, कैसे उनका समय बचेगा और कैसे वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इन सब विषयों पे बात करने के लिए हम इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं गिरिवर दयाल सिंह से। गिरिवर दयाल जी सचिव हैं भू राजस्व परिषद में। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले महीने बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 2000 से ज्यादा पदों के लिए सर वैकेंसी निकाली गई है। संयुक्त परीक्षा है। उम्मीद की जा रही है 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। हमारे दर्शक और हमारे जो अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि पहले दौर की जो परीक्षा है उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और वो किस तरीके से उनकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा समय है बहुत कीमती है और हमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी करनी चाहिए। अपने समय को कम से कम 3 भागों में लोग बांट लें, टाइम टेबल बना लें और प्रीलिम्स के प्रश्नों के संदर्भ में एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उसको पढ़ाई शुरू कर दें और कम से कम 12 घंटे में से हम 8 घंटे जो है प्रीलिम्स की तैयारी करें और साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करें, क्योंकि हम लोग का ये अनुभव रहा है कि अब जो प्रश्न आते हैं वो वस्तुनिष्ठ और जो हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो दोनों प्रकार से ही हम लोग तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेंस के जो प्रश्न आते हैं जिसमें कि ज्यादा जो है सब्जेक्टिव होता है, तो उसको उस तरह के प्रश्न भी अब जो है प्रीलिम्स में आ रहे हैं और बिहार जो यूपी बीपीएससी है तो वो पैटर्न धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उसका और यूपीएससी के अनुसार चीजें जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि तैयारी में एक समग्र अप्रोच होना चाहिए। आपको एनसीईआरटी किताबें पढ़नी चाहिए, साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी किताबें रेफरेंस की होती हैं उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन तैयारी जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, समग्र रूप से होनी चाहिए। सर, एक जो अभ्यर्थी के सामने सर लगातार विकल्प बढ़ते जा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं और इसके अलावा जो उनके सामने स्टडी मटेरियल है वो भी काफी मायने रखती है उनके लिए। जो पहले दौर की जो तैयारी है, अब तो काफी कम समय उनके पास बचा हुआ है, महीने भर का समय उनके पास है। सर, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपना स्नातक हिस्ट्री से किया है, पीजी भी अपना इतिहास से किया है, तो इस टाइप के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज है। आपने भले ही पीजी या अपना ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया हो, मुझे लगता है कि जिस विषय में आप कंफर्टेबल है उस विषय को लीजिए। अब के दौर में कोई विषय बहुत स्कोरिंग या लो स्कोरिंग नहीं होता है। आप जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उस विषय को लीजिए। और दूसरी जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आज के समय में जो विषय के साथ साथ हमें जो क्वालिटी मटेरियल की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें एक्सक्लूडिंग पॉलिसी कहा जाता है। कौन सा मटेरियल को हमें नहीं पढ़ना है। अब मार्केट में देखें बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है, किसी भी बुक शॉप में जाएंगे वो किताब के साथ मटेरियल दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्तरीय नोट समझ कर हैं। और मुझे लगता है कि आज भी हम लोग जो है अपने जो बेस है एनसीईआरटी किताबें होती हैं, इग्नू के नोट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे राइटर से किताबें आती हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल को आपको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। सर, आजकल देखा जाता है कि जब पोस्ट कोरोना की बात कर रहा हूं तो ऑनलाइन क्लासेज भी हो रही हैं और इसके अलावा पहले जो एक परंपरागत रूप से तैयारियां होती थी कि जो अभ्यर्थी थे वो कोचिंग क्लास जाते थे, फिर वहां से आके अपने घर में तैयारी करते थे। तो सर, जो ऑनलाइन क्लासेज हैं सर, उसको लेकर क्या मानना है? क्या सर ऑनलाइन क्लास में हर वक्त हेडफोन लगा के सुनते रहना वो सर कितना यूजफुल हो सकता है, क्योंकि अब ये एक नई चलन देखने को मिली है? देखिए, क्लासरूम, मेरा मानना है क्लासरूम जो ट्रांजैक्शन होता है जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं कहीं पर, तो वो सबसे बेस्ट विधा होती है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने घर को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं, कॉस्टली भी होता है, आर्थिक फैक्टर भी होते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज इसमें अच्छी होती है, नो डाउट। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कौन सी ऑनलाइन क्लास हम करें और कितना करें। लेकिन कुल मिलाकर के जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन होता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए उपलब्ध नहीं है, हाँ, तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प के रूप में ऑनलाइन क्लासेज हम ले सकते हैं। लेकिन उसमें समझना पड़ेगा कौन सा स्तरीय है, उसको स्तरीय जो क्लासेज हैं उनको आप ले सकते हैं। सर, आप एक वरिष्ठ आईएएस है, आपने जब यूपीएससी परीक्षा पास की होगी तो वहां पे जो राज्य लोक सेवा आयोग के बच्चे से आपकी मुलाकात होती होगी, तब के एग्जाम पैटर्न में और अब के एग्जाम पैटर्न में आप क्या फर्क पाते हैं? देखिए, पहले तो बहुत ज्यादा फर्क हुआ करता था।
लेकिन अब तो मैं देख रहा हूं कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग ने अपने पैटर्न को काफी हद तक इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है। और मुझे लग रहा है कि जब हम स्पेसिफिकली बीपीएससी के एग्जाम की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब वो पैटर्न जो है वो यूपीएससी को भी फॉलो किया जा रहा है। और इसीलिए यूपीएससी पैटर्न हो चाहे स्टेट का पैटर्न हो, हमें समझ के करना पड़ेगा। और चीजें काफी टफ हो रही हैं, आप जानते हैं, आपने खुद देखा होगा, बहुत ज्यादा बच्चे आजकल फॉर्म भर रहे हैं, सीटें इस वर्ष तो काफी अधिक है, लेकिन फिर भी कंपटीशन टफ होता है और बहुत ही सीरियसली हम लोग को इसको लेना चाहिए। और किसी भी रूप में यह यूपीएससी के एग्जाम से कम नहीं होता है। सर, पीटी मान ली बच्चों ने निकाल लिया, अब पीटी से मेंस की तरफ हो जाएंगे, लगभग 1 महीने का समय उनके पास रहता है, तो अब बच्चे जिन्होंने पीटी परीक्षा पास कर ली तो मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो पीटी बिल्कुल, मैं अपने सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि आप अभी से ही मेंस और पीटी और यहां तक के इंटरव्यू की तैयारी भी एक साथ करें, जो मैंने पहले भी कहा था। और इसके लिए समय अभी भी है। देखिए, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद वेट करना ठीक नहीं है। हमें मान के चलना चाहिए कि हमारा मेंस में एग्जाम में हम अपीयर होंगे ही, और किसी कारण से ऐसा नहीं होता है अगली बार होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि पीटी और मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के पास होने के बाद अगर आप नए सिरे से मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे, जैसा आपने कहा भी कि 1 महीने 1.5 महीने का समय रहता है, 1.5 महीने में जरा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से आपको अभी से ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और समय अभी भी काफी है। और होलिस्टिक, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर भी आते हैं, क्वेश्चंस में भी मेंस के क्वेश्चन भी उस प्रकार से सब्जेक्टिव ढंग से पूछे जाते हैं। सर, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मेंस में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके पास प्रश्न काफी ज्यादा होते हैं, समय बहुत कम होता है। तो क्या एक अभ्यर्थी को क्या टारगेट करना चाहिए कि कितने सारे सवाल को टच भी करना है और समय को भी देखना है, तो उसके लिए क्या उनके पास टिप्स देना चाहेंगे? अगर मान लीजिए 100 प्रश्न आ रहे हैं, 60 परसेंटेज की हम बात कर ले रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने क्वेश्चन आए, तो मेरा मानना है कि 40 और 20 का रेशियो होता है। 40 क्वेश्चन इजी आते हैं, इजी मतलब आपने अगर बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा है तब कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे जो मार्जिन पे होते हैं, और इसीलिए नॉर्मली मेरिट जो है 60-70 के आसपास जाती है। तो मेरा मानना है कि वो प्रश्न, जिस प्रश्न को आप इजी ढंग से आप कर सकते हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करें। आप उसको टिक से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप सर्किल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इजी होने के बाद वो प्रश्न, उस प्रश्न पर जाएं जहां पर आपको डाउट, जिसके बाद 4 ऑप्शन में से आप, या कितने भी ऑप्शन आपके हो रहे हैं, तो उसमें जो है आपके पास जो, जिसमें 2 ऑप्शन में से कोई आप इजी अगर कर सकते हैं। और तीसरा वो होगा, अगर आपको लगता है उसके बाद भी अगर 70% के आसपास हमारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके उसको 70% से क्वेश्चन अगर कम हो रहे हैं, तो आप फिर से रिस्क ले सकते हैं, जो टफ क्वेश्चन है करें। लेकिन कुल मिलाकर जो इजी प्रश्न है उसको आप पहले आप अटेम्प्ट करें। सर, साइंस के भी अभ्यर्थी बैठते हैं, कॉमर्स के भी बैठते हैं, और आर्ट्स के तो बैठते ही बैठते हैं। तो जो आर्ट्स के होंगे या साइंस के होंगे, तो जिन्होंने इंटर तक जो पढ़ाई की है, जो साइंस के बच्चे हैं, पीसीएम या पीसीबी, और बाकी इंटर के जो आर्ट्स के जो बच्चे हैं, सर मान लीजिए एक आर्ट्स के बच्चे हैं, तो उनको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए? मैं आर्ट्स के बच्चों को कहूंगा कि मेरा जो अनुभव रहा है कि इकोनॉमिक्स और साइंस उनके लिए टफ पड़ता है। वो लोग कंफर्टेबल होते हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, वर्ल्ड का साइंस, इवन करंट अफेयर्स भी कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और साइंस उनको टफ पड़ता है। और आजकल के मैं पैटर्न को देख रहा हूं, इकोनॉमिक्स और साइंस और ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि साइंस की ऑथेंटिक किताब पढ़ें, एनसीईआरटी जरूर ही पढ़ें, और इसके साथ साथ आप जो इकोनॉमिक्स की भी जो किताबें आती हैं एनसीईआरटी के साथ साथ, मिश्रापुरी वगैरह की आती है, और भी किताबें मार्केट में मिल जाती है, मैं स्पेसिफिक कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको हमें कंफर्टेबली पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा कि साइंस और इकोनॉमिक्स मिला के भी करीब 30-35% आप दी क्वेश्चन आपके बनाते हैं, चाहे कितने भी प्रश्न आवे। तो इसलिए बहुत टफ, ये बहुत सीरियस मैटर है, और विद्यार्थियों को चाहिए कि साइंस और इकोनॉमिक्स में भी विशेष ध्यान दें। सर, ये तो आर्ट्स के बच्चों का था, अब साइंस के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सब जगह कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं। साइंस के बच्चों का मेरा अनुभव जो रहा, हिस्ट्री में बहुत अच्छा उनको ध्यान देना पड़ेगा, पॉलिटी में ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनको जो है ज्योग्राफी की चीजें में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा कि संतुलन तो सब जगह होता है, और ये तो परीक्षा इसीलिए होती है कि आपको जो है सब कुछ आना चाहिए, आपको बेसिक पैटर्न सबको पता होना चाहिए। तो साइंस के बच्चे भी जो है ज्योग्राफी के लिए और जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी पर विशेष ध्यान को दें। पूरे भारत से सर अभ्यर्थी आ रहे हैं, ऑटोमेटिक है सर कि तमिलनाडु बोर्ड के भी बच्चे होंगे, सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे भी होंगे, बिहार बोर्ड के भी बच्चे होंगे। हिंदी मीडियम, पहला सवाल है हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या करना चाहिए, और दूसरा सवाल होगा इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो इस बात का स्पष्ट समर्थक हूं कि भाषा का परीक्षाओं में कोई
महत्व नहीं होता है। नॉलेज इज नॉट द पैरामीटर, इट्स जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस योर नॉलेज। ये आपके ज्ञान का पैमाना नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम में नंबर ज्यादा मिलते हैं, यार आप देख भी रहे हैं इधर जो यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है, या इवन स्टेट में भी इंग्लिश मीडियम बच्चे ज्यादा, और ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्योंकि वही बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। तो भाषा कोई महत्व नहीं होता है। और जहां तक आपने कहा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, मेरा मानना है कि आप किसी भी भाषा के विद्यार्थी हो, किसी भाषा में क्वेश्चन पेपर को कर रहे हो, आपके व्याकरण गलतियां बिल्कुल व्याकरणगत गलतियां बिल्कुल नहीं होती चाहिए। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाषा पे बहुत अच्छे ढंग से आपको कमांड होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, इसका बहुत महत्व नहीं है। आजकल दोनों ही भाषा में बहुत अच्छे मटेरियल उपलब्ध है। एक समय था जब हिंदी मटेरियल उपलब्ध नहीं होते थे, दोनों ही भाषा में बहुत अच्छे मटेरियल उपलब्ध है। बट मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, व्याकरणगत गलतियां जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं वो नहीं होना चाहिए। भाषा पे पूर्ण रूप से सुधार, जो आपका कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। सर, अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, गुलशन नाम की कोई अभ्यर्थी है, उनका रिटर्न भी निकल गया, उनका मेंस भी निकल गया, अब उनके पास इंटरव्यू बोर्ड में जाने का मौका है। भारी भरकम इंटरव्यू बोर्ड होता है, देख के वो सोचते हैं हमें बोलना संतुलित वे में बोलना है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड को देख के थोड़ी सी घबराहट होती है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहिए? और सर, इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, इसका सर कितना, चूंकि आपने सर उस चीज को फेस किया है, इसकी सर कितनी अहमियत है आज की तारीख में, आज की परीक्षाओं में? जी, आपने देखिए बहुत अच्छी बात कही। मैं इसको दो चरणों में इसका उत्तर दूंगा। एक तो आपने कहा इंटरव्यू में जो बोर्ड रहता है, और तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप समाज से बाहर आकर के एक प्रशासक के रूप में काम करना शुरू करते हैं, तो एग्जाम का भी यही उद्देश्य है कि आप समस्याओं से घबराए नहीं, आप तुरंत निर्णय लेने की, जिसे कहा जाता है कि स्वतः व्युत्पन्न मति, जो तुरंत आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और इसीलिए वो इसी प्रकार के इंटरव्यू बोर्ड का माहौल भी होता है। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न कहीं पूछे जाते हैं लगातार कि 5-5 प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो उसका पर्पज यही होता है कि जब आप समाज में के बाद सोसाइटी में काम करने लगते हैं, लगातार समस्याएं आएंगी। आप किसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, एक समस्या, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, तो आपको इस प्रकार से ट्रेंड कर दिया जाए कि समस्याओं का समाधान आप कर सके। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कूल होकर के उस इंटरव्यू को दीजिए, और जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको आप कंफर्टेबली बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई डोंट नो, या क्षमा करें, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। संभव है कि आपका 25 मिनट का इंटरव्यू हो, आप 15 मिनट से ज्यादा उत्तर न दे पाए, आपके पास 30 प्रश्न पूछे जाए, हो सकता है 20 प्रश्न पूछे, लेकिन उत्तर दे। लेकिन उस 20 प्रश्न का उत्तर जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको देना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा पर्सनालिटी टेस्ट में, बात अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि जब आप यूपीएससी का सिविल एग्जाम देते हैं तो वहां पर इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, और जब बिहार बीपीएससी का स्टेट का एग्जाम देते हैं तो इंटरव्यू कहा जाता है। दोनों में एक बेसिक अंतर यह है कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो फैक्ट बेस्ड होता है, वो तथ्य होता है, कोई प्रश्न पूछा जाएगा तथ्य। जब हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें वो तथ्य के साथ साथ मूल्य भी आ जाएंगे, यानी कि उसके सारे आयामों को। उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहूंगा, मान लीजिए बीपीएससी में आपने कहा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, लेकिन यूपीएससी में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछेगा भाई बिहार में राजमार्ग को बनाने में समस्याएं क्या क्या हैं। तो अब क्या होगा कि इसमें आपके सामाजिक पहलू भी जुड़ जाएंगे, आर्थिक पहलू भी जुड़ जाएंगे, भूमि का इशू भी जुड़ जाएगा, लीगल पहलू भी जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जब हम किसी प्रश्न को सभी आयामों से समझ के पूछते हैं या उसका उत्तर देते हैं तो उसे पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में कर देते हैं। जब किसी एक आयाम को लेकर चलते हैं तो उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा मानना है कि एक अच्छा इंसान जब रहता है, आपकी जो नैतिक ईमानदारी जो है, आप समय का अच्छा प्रबंधन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन सभी चीजों में सफल होंगे। सर, ये तो बताया ही जाता है कि जो लड़कियां हैं उनको क्या पहन के आना है। अब अलग अलग इंस्टीट्यूट में लड़के हैं। सर, आप एक सजेस्ट करना चाहेंगे, जो कोई अगर बंदा है अगर इंटरव्यू बोर्ड में जा रहा है तो उसे क्या पहनना चाहिए, लड़कियों को क्या पहनना चाहिए? देखिए, मैं इस बार में भ्रांतियां भी हैं। विद्यार्थी बहुत बार होते हैं कोट पैंट पहन के जाते हैं, मैंने देखा है। और जुलाई में एग्जाम हो रहा है या जून में एग्जाम हो रहा है, गर्मी है। देखिए, भारत के वातावरण को, आप हमें इंग्लिश पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। अब अगर आप बात करें लंदन की बात करें आप, तो वहां तो हमेशा ठंड रहती है। लेकिन मेरा मानना है कि मौसम के हिसाब से आपको पहनना चाहिए। मेरा इंटरव्यू बताऊं, मैं अप्रैल में था, मैं तो पैंट शर्ट पहन के गया था, मैं टाई भी नहीं पहने गया था। तो बेसिकली जब आपको दे रहा हूं कि ये भ्रांतियां होती हैं। तो मेरा मानना है अगर मौसम, जो कि यहाँ पे बीपीएससी के एग्जाम में अभी चूंकि दिसंबर के बाद वो अभी इंटरव्यू जैसे भी हो रहा है, अब ठंड थोड़ी है या अब तो कम, तो आपको आवश्यक नहीं, मौसम आपके लिए अच्छा है
आपको अगर ठंड है तब तो आप सूट पहनिए, टाई पहनिए, मेरा मानना। अदरवाइज आप पैंट शर्ट में नॉर्मली ब्लू हम लोग शर्ट पहनते हैं और ग्रे और नेवी ब्लू पैंट रहती है, या व्हाइट शर्ट के साथ ग्रे पैंट आप पहन सकते हैं। आप टाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के केस में साड़ी पहनना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वो ड्रेस पहनिए जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल, आप सूट भी पहन के जा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको साड़ी ही पहनना है। लेकिन एक चीज जरूर, जूता जैसे है, मैंने देखा कि जूता ब्राउन नहीं होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स शू नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीजें हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ब्लैक शू पहनना चाहिए, लेस वाला तो ज्यादा अच्छा रहता है। गर्ल्स के लिए भी सैंडल जो होती है वो ग्रेसफुल, अब हाई हील का जैसे लोग पहनते हैं, तो पहनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। सर एक सवाल ये कि ऐसा सुना जाता है कि जब कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू बोर्ड की तरफ वो गेट खोल के अंदर आ रहे होते हैं तो उनकी एक्टिविटी देखी जाती है, क्या सर सच्चाई है इस बारे में? कुछ बिल्कुल आपने सही कहा। जब आप इंटरव्यू आप गेट खोल के अंदर आते हैं तो आपके हाथ के मूवमेंट को, आपने कहा कि हाथ के मूवमेंट को, आपके पैर के मूवमेंट को, आपकी आंख का मूवमेंट इन द सेंस कि आपका कैसे आई कांटेक्ट है देखा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कोई साइकोलॉजिस्ट वहां बैठा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट वहां नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर स्वयं इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वरिष्ठ होते हैं कि ऐसी चीजों को देखते हैं। तो मेरा मानना है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं पैर हिलाते रहते हैं, हम लोगों ने मना, हाथ को क्रॉस करके रखते हैं, तो वो सब चीजों को अवॉइड करनी चाहिए, अपना नेचुरल देना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी, मैंने देखा है विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को कि बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो वो सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और मेरा मानना है इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, बोलने की, स्पीच देने का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो विद्यार्थी जो हमारे जो बहुत संकोच करते हैं या हड़बड़ा जाते हैं इस पर, उनके लिए चाहिए कि वो घर में आईने के सामने बोले, और आईने के सामने, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है उसके सामने बोले, जो फील ना करे सब चीजों को। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मेरा मानना है प्रैक्टिस से चीजें इंप्रूव हो जाती है। एक आखिरी सवाल है सर कि कहा जाता था कि बिहार जो है आईएएस आईपीएस का गढ़ हुआ करता था। आज से जो रिजल्ट आ रहा है सर, इस पे लगातार हम कमी देख रहे हैं कि सर इसको किस रूप में लेते हैं, और सर आप क्यों देखते हैं, वजह क्या है सर इसके पीछे? तो कर्मभूमि बिहार है, और बिहार आज, मैं मानता हूँ बिहार आज भी आईएएसओ का गढ़ है, ऐसी बात नहीं है, और आगे भी रहेगा। हम लोग तो इस हमेशा प्रयास करते हैं, और यहाँ के विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और निश्चित रूप से आगे भी अच्छा रहेगा। और जो कुछ भी कमियां हैं, कमियों को तो हमने कहा कि विद्यार्थियों का अपनी चॉइस होती है ना। तो आज भी मैंने देखा है गांव से बच्चे निकल करके तैयारी करते हैं, और बहुत टैलेंटेड होते हैं वो लोग। और जिस तरह से लगातार बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे जानकारी है, शायद ही कोई राज्य का ऐसा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जहां लगातार हर साल एग्जाम हो रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, और अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका भी है कि जिस प्रकार से हमारा बिहार बोर्ड, बिहार का जो बीपीएससी है वो रेगुलर हो गया है, लगातार एग्जाम ले रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और लगातार सिलेक्शन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हर साल बैच आ रहा है, आगे चल करके यही लोग प्रशासन में अच्छा काम करेंगे। तो बिहार गढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी गढ़ रहेगा। सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस गिरवर दयाल सिंह थे। इन्होंने हजार लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो इनकी जीवन की जो पूंजी है, जो इन्होंने इंटरव्यू बोर्ड के जरिए हासिल की है, जो इन्होंने अनुभव के दौरान हासिल की है, उस पूंजी को आपके साथ शेयर किया है। अब जबकि एक तरफ बिहार लोक सेवा आयोग 69th परीक्षा की इंटरव्यू ले रहा है, उसका रिजल्ट भी अगले महीने तक आने की संभावना है, तो वहीं दूसरी तरफ 17वीं बीपीएससी के लिए फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो अब जो भी अभ्यर्थी है, चाहे वो इंग्लिश बोर्ड के हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सलाह दी गई है उन सलाह पे अमल करें। उनके पास एनसीईआरटी के स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, यकीनन आप लोक सेवा आयोग के जरिए एक बड़े अधिकारी बन सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।